डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर ऑल वेल। आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक कल अंडर डिस्कशन था वो था डोमिनेंस एंड चैलेंज टू यूएस इन इकोनॉमी एंड आइडियोलॉजी। हाउ इज़ यूएस डोमिनेट, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो वो किस तरह डोमिनेट रहा अब तक, जब से कोल्ड वॉर एंड हुआ है तब से लेकर आज तक इनकी कितनी ये जो हेजमोनी है वो मेंटेन रही दुनिया में। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना, यहाँ पे मैं टिक डालूँगा, यहाँ से हमें पढ़ना है। तो हेजमोनी एज हार्ड पावर, हेजमोनी जो है ये एक हार्ड पावर माना जाता है। जो भी हेजमन कंट्रीज़ होती है दे आर कंसिडर्ड मोस्ट हार्ड पावर्स इन द वर्ल्ड। द रूट्स ऑफ द वर्ड हेजमोनी आर फाउंड इन एंशंट ग्रीस। ये जो हेजमोनी वर्ड है इसका जो रूट है, इसकी जो बुनियाद है वो हमें मिलती है ग्रीस से, एंशंट ग्रीस से। ग्रीस को उर्दू में यूनान कहते हैं और इसकी कैपिटल है एथेंस। द वर्ड एम्प्लाइज लीडरशिप और प्रिपॉन्डेरेंट पोजीशन ऑफ वन स्टेट। तो इस वर्ड की जो मीनिंग है वो लीडरशिप है या प्रिपॉन्डेरेंट पोजीशन ऑफ वन स्टेट। इसका मतलब है कि जब एक ही स्टेट, एक ही नेशन, एक ही कंट्री की पोजीशन बाकी मतलब जो एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस बहुत स्ट्रांग होती है। इट वाज यूज्ड टू एग्जामिन द प्रिपॉन्डेरेंट पोजीशन ऑफ एथेंस विज़ अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स। ये उस वक्त यूज़ किया जाता था जब ग्रीक की जो कैपिटल है वो एथेंस है, और ये उस वक्त एथेंस के लिए इस्तेमाल किया गया था जो वहाँ पे ग्रीक सिटी स्टेट्स थे। सिटी स्टेट्स हम उन स्टेट्स को कहते हैं जिनका साइज़ उस ज़माने में आज की मॉडर्न सिटीज़ के बराबर है। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ हेजेमनी देयरफॉर रिलेट्स टू द रिलेशंस, पैटर्न्स एंड बैलेंसेस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी बिटवीन स्टेट्स। और जो फर्स्ट मीनिंग है हेजेमनी का, जिसको हम मतलब लीडरशिप कहते हैं, ये रिलेट किसके साथ है? पैटर्न्स एंड बैलेंस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी। एक कंट्री की जो मतलब मिलिट्री पैटर्न वो क्या है, उसका मिलिट्री का जो उसकी मिलिट्री का जो तरीक़ेकार है वो, उनके ट्रूप्स का जो तरीक़ेकार वो क्या है, एंड बैलेंस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी, और उनकी जो मिलिट्री बैलेंस है वो कितनी अच्छी है, उसमें कितना मतलब कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन है, और कैपेबिलिटी कितनी है उनमें बिटवीन स्टेट्स। मतलब बहुत सारी जो स्टेट्स होती हैं जो किस किस कंट्री के पास कितनी ट्रूप्स है, कितनी आर्मी है, कितनी फ़ौज है, कितनी मिलिट्री है, और वो कितनी कैपेबल है। मतलब जब मतलब वॉर होता है किसी मतलब दो नेशंस के दरमियान या दो कंट्रीज़ के दरमियान, तो उस वक्त हमें पता चलता है कि मिलिट्री कितनी कैपेबिलिटी है कम्बैट करने में, फाइटिंग करने में। इट इज़ द नोशन ऑफ हेजेमनी एज मिलिट्री प्रिपॉन्डेरेंस विच एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ यूएस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और ये जो हेजेमनी का नोशन है, नोशन हम उर्दू में ख्याल को कहते हैं, आइडिया को कहते हैं। ये जो हेजेमनी का नोशन है, ये जो कंसेप्ट हेजेमनी का एज मिलिट्री प्रिपॉन्डेरेंस, ये मतलब एज ए मिलिट्री प्रिपॉन्डेरेंस अगर हम हेजेमनी को लेंगे, विच एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ यूएस, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं, वाजिया करते हैं इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो आज की जो पॉलिटिक्स चलती है, राजनीति चलती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, तो इस सूरत में ये हमें ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द वर्ल्ड। इसकी क्या हालत है, इसकी क्या पोजीशन है, इसका कितना रोल है, इसका कितना दबदबा, इसकी कितनी फंक्शन है, और इनका क्या रोल है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, सियासत में कितना रोल ये करते हैं। एज एन इंटरनेशनल एक्टर ये किस तरह से बिहेव करता है पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस में। द रूट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी यूएस पावर लाई इन इट्स मिलिट्री सुपीरियरिटी ओवर अदर पावर्स। अब जो हमें जो कंटेम्प्रेरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, आज की जो ताकत है अमेरिका की, इसके जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है? इन इट इज़ मिलिट्री सुपीरियरिटी ओवर अदर पावर्स। इनकी जो मिलिट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो बहुत ही स्ट्रांग है, और इनके जो ट्रूप्स है दे आर लेड बाय मोस्ट जीनियस एंड मतलब एक्सपीरियंस्ड जनरल्स। इनकी आर्मी को बहुत अच्छे जनरल्स जो बहुत ही काबिल और ज़हीन होते हैं उनको लीड करते हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी है दुनिया में इनकी मिलिट्री की। हर एक कंट्री के पास अपनी मतलब जो उनके जो सुरक्षा बल होते हैं, डिफेंस फोर्सेस होते हैं, मतलब आर्मी होती है, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी है बहुत ही एडवांस्ड आर्मी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। यूएस मिलिट्री डोमिनेंस टुडे इज़ बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव।
یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے اس کی جو ملٹری ڈومیننس ہے، اس کی جو ملٹری کا جو اس کی جو ملٹری پاور ہے، ملٹری کی جو طاقت ہے، ان کی جو مطلب پورے دیش میں پورے ملک میں ان کی جو آرمی ہے وہ بہت ہی ڈومیننٹ آرمی ہے آج مانی جاتی ہے. ایبسلیوٹ اینڈ ریلیٹیو، یہ بہت ایبسلیوٹ بھی ہے اور ان کو ایک مکمل ایک کمپلیٹ مطلب ایک کنٹرول ہے ان کو مطلب بہت سارے دیشوں پر بھی. اور وہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ڈائریکٹلی اٹیک کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور امپاسبل بھی ہے. اور یہ ریلیٹیو ہے، ریلیٹیو کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے دیشوں کے ساتھ مطلب ان کی جو آرمی ہے یہ بہت زیادہ ان کی جو ٹریننگ ہے ریلیٹ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت سارے معاملات میں ایڈوانسڈ بھی ہے. اور ان کا کمپیریزن دوسرے ان کے جو آرمی کا جو کمپیریزن ہے وہ دوسرے مطلب کنٹریز کے مقابلے میں اور دوسرے نیشنز کے مقابلے میں وہ یہ ان سے ایڈوانسڈ ہے اور ان کی ٹریننگ بہت زیادہ مطلب اسٹرانگ لائنز پر دی جاتی ہے. تو ان ایبسلیوٹ سینس اب ہم ایبسلیوٹ سینس میں سوچتے ہیں، دا یو ایس ہیز دا military capability to reach any point on the planet with its lethal weapons targeting accurately and in real time. اب ان کی ملٹری سپیریٹی اتنی اچھی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو ملٹری ہے ان کی کیپیبلٹی، ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت اتنی ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پہ زمین پر پہنچ سکتے ہیں لیتھل ویپنز. اور جو ان کے پاس جو ہتھیار ہے ماڈرن اور سوفسٹیکیٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے، وار ٹیکنالوجی ہے، ویپنز یہ ہتھیار ہے، یہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایکوریٹلی ٹارگٹ. ان کا جو نشانہ ہے وہ مطلب ٹارگٹ سے ہٹ نہیں سکتا ہے اور ان ریئل ٹائم میں یہ ایک فکسڈ ٹائم میں یہ اچھی طرح سے زمین پر کسی بھی چیز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ زمین بہت بڑی مطلب ہے، ارتھ جو ہے یہ بہت بڑی، بہت زیادہ بڑی ہے، لیکن ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ زمین پر اس ارتھ پر کسی بھی جگہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کی جو آرمی ہے یہ کسی بھی چیز کو ایکوریٹلی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے رینج میں، ان کے گرپ میں پورا ورلڈ ہے. The adversary is crippled while the US forces are sheltered from the dangers of attack to the maximum possible extent. ایڈورسری کے ہم دشمن کو کہتے ہیں، جب یہ دشمن پر کسی مطلب اٹیک کرتے ہیں تو وہ کرپل ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. while the US forces are sheltered، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو فورسز ہے، ان کی جو آرمی ہے، ڈیفینس فورس ہے، ان کو ایک اچھی پناہ ملتی ہے. یہ خود کو شیلڈ کرتے ہیں کسی بھی ڈینجر، کوئی بھی اٹیک اگر ان کے خلاف کیا جائے تو ان کے پاس اتنی سوفسٹیکیٹ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ہے، یہ اچھی طرح سے خود کو مطلب دوسرے اٹیک سے محفوظ اور پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. لائک وائز مور انٹرسٹنگ اینڈ امیزنگ دین دا یو ایس ایبسلیوٹ پاور is the fact that no other power has even the remotest ability to match US power. اور اسی طرح سے بہت سارے جو اس میں جو زیادہ دلچسپ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایبسلیوٹ پاور ہے، ایبسلیوٹ پاور ہم اسی کو کہتے ہیں کہ زمین پر یہ کسی بھی چیز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ملک، کوئی بھی دیش اس مطلب دھرتی پر نہیں ہے، زمین پر نہیں ہے جو دور دور تک یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کی طرف مطلب اٹیک کر سکے یا مطلب پاورفل ہو سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، فی الحال یو ایس بہت زیادہ آگے ہے. دا یونائٹڈ اسٹیٹس بجٹ آن ڈیفینس از مور دین دا کمبائنڈ ایکسپینڈیچر آف ادر 12 موسٹ پاورفل اسٹیٹس کمبائنڈ. اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو بجٹ ہے، جو یہ خرچہ کرتے ہیں اپنی آرمی پر، جو ان کا بجٹ ہے آرمی پر، وہ تقریباً 12 ملکوں کو ملا کے ان کا جو ڈیفینس بجٹ ان کی آرمی پر ملا کے جو ان سے زیادہ ہے. Further, the Pentagon's budget on military research and development or technology is one of the highest in the world. اور جو پینٹاگن ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کی ایک جگہ ہے، تو ان کا جو بجٹ ہے یہ ملٹری ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی، جو ملٹری پر، یہ ملٹری ریسرچ پر جو وہاں پہ ریسرچر جو ہے جو کام کرتے ہیں نئے نئے ویپنز کو انوینٹ کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں، اور جو آلریڈی ویپنز ہے ان کو ریفائن کرنے میں، ان کو اور زیادہ بہتر بنانے میں، اور کوئی وار ٹیکنالوجی اس کو اچھا کرنے میں، یہ دنیا میں سب سے نمبر 1 ہے. دا یونائٹڈ اسٹیٹس military dominance is attributed therefore not only to its defense expenditure but also to its technological chasm, which gives it a qualitative edge over other powers in a way that no other power can even conceive of.
تو यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो मिलिट्री डोमिनेंस, ये जो इसको मतलब दुनिया में कहा जाए इनकी मिलिट्री बहुत सुपीरियर है, इनकी मिलिट्री बहुत एडवांस्ड है, इनकी मिलिट्री बहुत मतलब वेल इक्विप्ड है, वो मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वो गैजेट्स है, वो टेक्नोलॉजी है, वो वेपन्स है, जिनकी वजह से ये जो कोई भी जंग अगर लड़ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है इनको जीतने के। देयर फॉर नॉट ओनली टू इट इज़ डिफेंस एक्सपेंडिचर, सिर्फ इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं जो ये पैसा खर्च करते हैं आर्मी पर, बट ऑल्सो टू इट इज़ टेक्नोलॉजिकल चीज़, जो इनका टेक्नोलॉजिकल मतलब ये जो इनका टेक्नोलॉजिकल ये जो इनकी ये मतलब वो जेस्ट है, झील है इनका टेक्नोलॉजिकल जो ये है, मतलब जिस पर ये टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में रिसर्च करते हैं, विच गिव्स इट ए क्वालिटेटिव एज। तो जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है, एडवांस्ड होती है, और बहुत ज़्यादा मतलब जिसको हम कहेंगे कि बहुत एक्यूरेट होती है। तो और आसान चलाने में भी बहुत आसानी होती है, वो कम टाइम में ज़्यादा काम करते हैं और अच्छी तरह से का एक्यूरेटी करते हैं। तो इसको एक क्वालिटेटिव एज मिलता है, एक सबकत इनको मिलती है, एक वैल्यू इनको मिलता है क्वालिटी के लिहाज से, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और अदर पावर दूसरे मुल्क के मुकाबले में इनकी वॉर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन ए वे दैट नो अदर पावर कैन इवन कंसीव ऑफ, इनके मुकाबले में दुनिया में दूसरा कोई मुल्क ही नहीं है जो इनकी तरह एक अच्छी वॉर टेक्नोलॉजी को बना सके। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए, आज का जो दुनिया है, हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो सुपर पावर था 1945 से आगे लेकर जब कोल्ड वार हुआ था, फिर 1991 में जब यूनाइटेड जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए दिसंबर 1991 में। लेकिन इसके बाद रशिया बहुत तेज़ी से अपनी वॉर टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है, और चाइना भी बहुत तेज़ी से अपनी इकॉनमी को बढ़ा रहा है और वॉर टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है। तो अब इस तरह ये होता है कि ये जो वर्ल्ड है अब ये यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रहा है, और रशिया और चाइना भी बहुत तेज़ी से ताकतवर कंट्रीज बन रहे हैं। इस वाज टुडेज टॉपिक। आई होप दैट कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। आप ये जो आपकी जो टेक्स्ट है वो कि आप इसको सामने रख के फिर से इसको दोहरा सकते हैं, और मैं जो वीडियो लेक्चर मैंने तैयार किया इसको सामने रखकर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में किसी जगह कोई कमी रह जाती है तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से अच्छी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।